हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज आपकी उच्चावच महासागरीय जो नितल के उच्चावच हैं उनकी दूसरी क्लास अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें। और आपकी यूपी पीजीटी और यूपी हायर की, जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। तो फरवरी में आपके ये एग्ज़ाम्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज भी करें। ये क्वेश्चन ही आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आज महासागरीय नितल के उच्चावचों की सेकंड क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति समुद्री नितल से संबंधित नहीं है। यानी कि जो स्थलाकृतियाँ दी हुई हैं, इनमें से कौन सी जो स्थलाकृति है वो समुद्र की गहराइयों में नहीं मिलती है। तो देखो, समुद्र की गहराइयों में मैंने आपको 4 स्थलाकृतियों के बारे में बताया है। एक बार और देख लेते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महासागरीय मग्न ढाल, तीसरा है महासागरीय मैदान, चौथा है महासागरीय गर्त। ठीक है, अब इसमें भी देखो, महासागरीय मग्न तट हैं, ये 8.6% भाग पर फैले हुए हैं। ढाल की बात करें 8.5% भाग पर फैले हुए हैं। मैदान की यदि बात करें तो 75.9% भाग पर फैले हुए हैं। और महासागरीय गर्तों की यदि बात करें 7% भाग पर आपके फैले हुए हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन सा इससे संबंधित है। तो देखो, स्केरी, स्टैक और मियांडर, ये हमने बाह्य जो अपर्दन के एजेंट थे, जो हमने अपर्दन के एजेंट पढ़े थे कि पवने, बहता हुआ जल, हिमानी, ठीक है, और भूमिगत जल और समुद्री जल, ये 5 एजेंट हमने अपर्दन के पढ़े थे। उनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं आपकी स्केरी, स्टैक और मियांडर। लेकिन ट्रेंच जो है, ट्रेंच यानी कि खाई, ये स्थलाकृति संबंधित है किससे? महासागरों से, महासागरीय गर्त जिसको अपन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका ट्रेंच, यानी कि ट्रेंच जो है, जो संबंधित है किससे? समुद्री नितल की जो स्थलाकृतियां हैं उनसे संबंधित है आपका ट्रेंच। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर है ए। अगला है, बेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल या काई से निकले पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं। देखो, ये निक्षेपों से संबंधित क्वेश्चन है। महासागरीय निक्षेप, महासागरीय निक्षेप, इसका अपन अलग से एक क्लास भी लेंगे महासागरीय निक्षेप की। तो देखो, इसमें क्या होता है, जो कुछ निक्षेप हैं या अवशिष्ट पदार्थ हैं जो कि बाहर से, यानी कि महाद्वीपीय क्षेत्र से आए हैं और समुद्रों की गहराइयों में जमा है, वो कहलाते हैं आपके महासागरीय निक्षेप। ठीक है, ये बाहर से भी होते हैं और कुछ समुद्री या जीवों के अस्थिपंजर वगैरह भी होते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला नीला पंख, सिंधु पंख, लाल पंख और प्रवाल पंख, यानी कि बेलापवर्ती निक्षेप, ये शैवाल या काई से निकले पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं। तो देखो, ये होता है आपका सिंधु पंख। ये पंखों के प्रकार हैं, हरा पंख, नीला पंख, लाल पंख, जो हम ये निक्षेप वाला टॉपिक कवर करेंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे भी। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर।
अगला है सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। महासागरीय गर्त दिए हुए हैं एक साइड में महासागर का नाम दिया हुआ है। देखो महासागरीय गर्त और महासागरीय बेसिन हुए या कटक जो भी हैं, इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको जरूर हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ज़्यादातर गर्तों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है सुंडा गर्त। देखो सुंडा गर्त जो है आपका ये हिंद महासागर में स्थित है, पूर्वी हिंद। सुंडा गर्त आपका हिंद महासागर में स्थित है। और मैरियाना जो गर्त है आपको पता है प्रशांत महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको आपका अंध महासागर में स्थित है। और अटाकामा जो है आपका दक्षिणी प्रशांत में स्थित है। सुंडा 3, पहले में क्या है 3, तो ऑप्शन सी ही आपका। अच्छा ये 2 बार 3 दिया हुआ है। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। सुंडा आपका कहाँ पे है, पूर्वी हिंद महासागर में है। मेरियन आपका कहाँ पे है, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको आपका अंध महासागर में स्थित है। और अटाकामा आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका होगा राइट आंसर। समतल शीर्ष की अंतःसागरीय पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, यानी कि अंतःसागरीय यानी कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे पहाड़ या पर्वत जिनकी समतल सतह है ये है आपका जैसे समुद्री सतह, ये आपका जल है, ठीक है। इसमें कुछ पहाड़ियां हैं इस तरह से, अंतःसागरीय हैं, अंतःसागरीय यानी सागर के अंदर ही हैं। और इसका जो पार्ट ऊपरी वाला पार्ट है ये है समतल, ये है आपका स्थल भाग। तो ये क्या कहलाता है, समतल सतह वाली सागरीय पहाड़ियों को कहते हैं अपन गोयोट। तो ऑप्शन सी है आपका गोयोट, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है महासागरीय मग्न तट की गहराई कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है महासागरीय मग्न तट की गहराई कितनी होती है। देखो मैंने 4 प्रकार की स्थलाकृतियां आपको बताई थी। महाद्वीपीय मग्न तट, इसकी गहराई की यदि बात करें तो ये होती है आपकी 100 से 150 से 200 मीटर। दूसरी है महासागरीय मग्न ढाल, इसकी गहराई की यदि बात करें ये होती है 1000 से 2000 मीटर। तीसरी है महासागरीय मैदान, ये मिलते हैं आपके 3000 से 6000 मीटर की गहराई। चौथा है महासागरीय गर्त, और ये मिलते हैं आपके
6000 मीटर के बाद के बाद अब देखो पूछ रहा है महासागरीय मग्न तट की गहराई। मग्न तट की गहराई है 150 से 200 मीटर। ठीक है, अब इसमें भी अपन जो समुद्री गहराई है उसको फैदम में मापते हैं। फैदम में, एक फैदम में होता है 6 फीट। समुद्र की गहराई जो होती है फैदम में मापी जाती है। समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। ठीक है, एक फैदम बराबर 6 फीट। तो मग्न तट की बात कर रहा है तो मग्न तट 150 से 200 मीटर है। अब इसमें यदि 200 मीटर या 600 फुट, ये ऑप्शन सी है 200 मीटर या 600 फुट। तो महासागरीय मग्न तट की गहराई कितनी होती है? 200 मीटर या 600 फीट। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। अगला है ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। महासागरीय गर्त दिए हुए हैं और इनकी अवस्थिति दी हुई है, यानी कि ये जो गर्त हैं आपके किस महासागर में हैं और महासागर के भी किस भाग में हैं। तो पहला है टोंगा। देखो टोंगा जो गर्त है आपका ये है प्रशांत महासागर में। टोंगा दक्षिणी प्रशांत में है और चैलेंजर जो है आपका उत्तरी प्रशांत में है। चैलेंजर जो है आपका उत्तरी प्रशांत में है और रोमांस जो है आपका उत्तरी अटलांटिक में है और नरेश जो है आपका दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है। टोंगा हो गया आपका दक्षिणी प्रशांत में, यानी कि पहले में एक। चैलेंजर हो गया आपका 1-4। अच्छा, ये चैलेंजर है आपका उत्तरी प्रशांत में और रोमांस से है आपका, अच्छा ये है आपका मिस्टेक की। देखो चैलेंजर है आपका उत्तरी प्रशांत में और नरेश है आपका दक्षिणी अटलांटिक में और राम से है आपका उत्तरी अटलांटिक में। तो इस तरह से होगा कि 1 1 3 2 4 1 3 1 3 1 3 ये यहाँ पे है। ठीक है, 1 3 4 2 ऐसे होगा। 1 3 4 2 ऑप्शन होगा आपका ए। यानी कि टोंगा जो गर्त है आपका दक्षिण प्रशांत में स्थित है। चैलेंजर जो गर्त है आपका उत्तरी प्रशांत में स्थित है। रोमांस जो गर्त है ये आपका दक्षिणी अटलांटिक में है और नरेश गर्त आपका उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। अगला है सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट मिलते हैं। सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट मिलते हैं। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि सबसे चौड़े जो मग्न तट हैं आपके साइबेरिया तट मिलते हैं। साइबेरिया तट जो है आपका आर्कटिक महासागर का तट है, वहाँ पे ज़्यादातर चौड़े तट मिलते हैं। जिसकी अगर चौड़ाई की यदि बात करें अपन तो 1500 मीटर की चौड़ाई वहाँ पे तटों की पाई जाती है। आर्कटिक महासागर के साइबेरिया तट पर सर्वाधिक चौड़े तट या मग्न तट पाए जाते हैं।
चौड़ाई की यदि बात करें तो लगभग 1500 मीटर चौड़े होते हैं ये। अब देखो, जो ये तटीय भाग होते हैं इनकी चौड़ाई और अधिक चौड़ाई और कम चौड़ाई पर प्रभाव पड़ता है वहाँ की स्थलाकृतियों का। जैसे कोई समुद्र तट है, समुद्र तट का जो स्थलीय भाग है और जलीय भाग है, तो वहाँ के जो जलीय भाग के मग्न तट हैं उनकी चौड़ाई पर निर्भर करता है कि ये जो उसके तटीय तटीय भाग है, महाद्वीपीय भाग, वहाँ पे यदि समतल मैदान है, महाद्वीपों में समतल मैदान है समुद्री किनारे पर, तो उस समुद्री किनारे पर जो उसके मग्न तट हैं वो अधिक चौड़े मिलेंगे। ठीक है। और यदि महाद्वीपों के किनारे पर मैदानी क्षेत्र है तो समुद्र के जो मग्न तट हैं वो अधिक चौड़े मिलेंगे। लेकिन जब तट पर पर्वत श्रेणियां हैं या ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है तो उस तट पर महासागरीय जो मग्न तट हैं वो कम चौड़े मिलेंगे। ठीक है। जो वहाँ की स्थलाकृतियों पर निर्भर करता है। तट पर यदि मैदान है तो मग्न तट कैसे मिलेंगे, अधिक चौड़े मिलेंगे, और वहाँ पे पर्वतीय भाग है या ऊबड़ खाबड़ भाग है तो समुद्र तट कैसे मिलेंगे, कम चौड़े मिलेंगे। तो किस में है आपका, ऑप्शन डी में है आर्कटिक महासागर में। सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इनमें से गलत कथन अपन को देखना है। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है। जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं वो महाद्वीपों के ही भाग होते हैं, लेकिन वो समुद्रीय जल में डूबे हुए रहते हैं। ये आपका सही है। महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। देखो मैंने बताया था आपको कि महाद्वीपीय जो भाग हैं वो ग्रेनाइट से बने हुए हैं, महासागरीय जो भाग हैं वो बेसाल्ट से बने हुए हैं। महाद्वीपीय भाग ग्रेनाइट से व महासागरीय जो भाग हैं बेसाल्ट से बने हुए हैं। तो ये भी इसका सही है। महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का एक भाग है। महाद्वीपीय मग्न ढाल भी महाद्वीप का ही एक भाग है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पे स्थित है, अटलांटिक महासागर में नहीं है। कहाँ पे है, आर्कटिक महासागर में। ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक में नहीं है। कहाँ पे है, आर्कटिक महासागर के जो साइबेरिया तट है वहाँ पे सर्वाधिक विस्तृत तट देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है। उच्चावच मंडलों में यानी कि इनमें से सर्वाधिक जो विस्तृत क्षेत्र है वो किसका है। देखो महाद्वीपीय मग्न तट का है क्या, मग्न ढाल का है क्या, मैदानों का है क्या, गर्त का है। तो मैंने आपको बताया है कि महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं ये मिलते हैं 8.6%, यानी कि महासागरों का जो क्षेत्रफल है उसके 8.6% क्षेत्रफल पर आपको पाए जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। और यदि मग्न ढालों की यदि बात करें तो 8.5% पर मिलते हैं आपके मग्न ढाल। और गहरे सागरीय मैदानों की यदि बात करें तो ये मिलते हैं आपके 75.9% भाग पर। और महासागरीय गर्तों की यदि बात करें तो महासागरीय गर्त मिलते हैं आपके 7% भाग पर। ठीक है। महाद्वीपीय मग्न तट 8.6% भाग पर। अब देखो मग्न तट और मग्न ढालों के बारे में आपको एक बार बता देता हूं। सर्वाधिक मग्न तटों की बात करें, मग्न तट सर्वाधिक किस महाद्वीप में है, महासागर में है, सॉरी, अटलांटिक, प्रशांत
तीसरा है हिंद। मग्न तटों की यदि बात करें तो सर्वाधिक मग्न तट कहाँ पे मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में, उसके बाद प्रशांत महासागर में, उसके बाद हिंद महासागर में। दूसरा है मग्न ढाल। मग्न ढाल भी ऐसे ही मिलते हैं, पहले पे है आपका अटलांटिक, दूसरे पे है प्रशांत और तीसरे नंबर पे है हिंद। और मैदानों की यदि बात करें, महासागरीय मैदान ये सर्वाधिक मिलते हैं, पहला है प्रशांत, दूसरा है हिंद और तीसरा है अटलांटिक। ठीक है, ये चारों चीजें आपको, तीनों चीज ध्यान रखनी है। यानी कि मग्न तट सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में, फिर उसके बाद प्रशांत में, फिर उसके बाद हिंद में। मग्न ढालों की यदि बात करें अटलांटिक में, प्रशांत में, फिर हिंद में ये। और मैदानों की यदि बात करें तो मैदान सर्वाधिक मिलते हैं कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, और उसके बाद हिंद में, और सबसे कम अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ पे हमको देखना है कि उच्चावच मंडल में सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो सर्वाधिक विस्तार है आपके गहन सागरीय मैदानों का। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। अगला है प्रमुख मध्य महासागर चोटियों में से एक पाया जाता है। प्रमुख मध्य महासागर चोटियों में से एक पाया जाता है, यानी कि इनमें से किस में ये मध्य महासागर चोटियां पाई जाती हैं? तो मैंने आपको अटलांटिक महासागर के कटक या रिज के बारे में मैंने आपको बताया है कि मध्य महासागरीय, मध्य अंध महासागरीय जो कटक है, जो कि ऊपर आइसलैंड से नीचे वोवेट द्वीप तक ये फैला हुआ है, जिसको भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में अपन डॉल्फिन कटक कहते हैं और उसके भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में अपन चैलेंजर कटक कहते हैं, जो कहाँ पे स्थित है? आपके अंध महासागर में, मध्य अटलांटिक महासागर में। तो प्रमुख मध्य महासागर चोटी में से एक कहाँ पाया जाता है? मध्य अटलांटिक महासागर में, जो कि आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो देखो मध्य महासागरीय कटक दिया हुआ है यहाँ पे सूची 1 में, और यहाँ पे सागर दिए हुए हैं। तो पहला है कोल्सवर्ग कटक। तो कोल्सवर्ग कटक आपका कहाँ पे है? कोल्सवर्ग कटक है आपका हिंद महासागर में। कोल्सवर्ग कटक कहाँ पे है आपका? हिंद महासागर में। मध्य अटलांटिक कटक की यदि बात करें तो कहाँ पे है आपका? अटलांटिक महासागर में। और ईस्ट पैसिफिक राज्य की यदि बात करें तो ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। और अंटार्कटिक कटक जो है आपका अंटार्कटिक महासागर में। तो इसका होगा देखो 3 4 1 2, 3 4 1 2 में आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि कोल्सवर्ग कटक आपका हिंद महासागर में है। मध्य अटलांटिक कटक का आपको पता ही है, आपका अंध महासागर में ही है। ईस्ट पैसिफिक रिज या ईस्ट पैसिफिक जो कटक है आपका प्रशांत महासागर में है। अंटार्कटिक कटक जो है आपका वो अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस तट में संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है? संकीर्ण यानी कि सबसे कम चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक चौड़े तो शेल्फ यानी कटक मग्न तट कहाँ पे मिलते हैं? वो साइबेरिया में मिलते हैं। आर्कटिक जो महासागर है उसके साइबेरिया तट पे मिलते हैं आपके सबसे चौड़े। यहाँ पे लिख लेते हैं सर्वाधिक चौड़े जो शेल्फ हैं शेल्फ या तट कहाँ पे मिलते हैं? साइबेरिया, साइबेरिया या आर्कटिक महासागर में। दूसरा है सबसे संकीर्ण, सबसे कम चौड़े।
शेल्फ या तट कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन जो महासागरीय मग्न तट हैं, इनकी चौड़ाई और कम चौड़ाई किस पे निर्भर करती है? वहाँ की तट की प्रकृति पर। यानी कि उस तट पर यदि पर्वतीय क्षेत्र है तो महासागरीय तट जो हैं वो कम चौड़े पाए जाएंगे, और यदि उस तट पर मैदानी क्षेत्र है तो महासागरीय मग्न तट कैसे मिलेंगे? अधिक चौड़े मिलते हैं। इसी प्रकार से जो आपका दक्षिणी प्रशांत में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट की यदि बात करें तो वहाँ पे आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, और पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत श्रृंखला होने के कारण यहाँ पे ये जो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट का जो समुद्री भाग है या मग्न तट वाला पार्ट है वो कम चौड़े पाए जाते हैं, सबसे कम चौड़े ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी है आपका दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे वलित युवा पर्वत श्रेणियाँ हैं, और जिन तटों पर पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं वहाँ के जो मग्न तट हैं वो कम चौड़े पाए जाते हैं, और मैदान जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे अधिक चौड़े ये पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित द्वीपों में कौन अटलांटिक महासागर में अवस्थित नहीं है? अटलांटिक महासागर में इनमें से कौन सा द्वीप स्थित नहीं है? देखो, बैफिन द्वीप अटलांटिक महासागर में ही स्थित है, क्यूबा अटलांटिक में ही है, हिस्पानियोला भी अटलांटिक महासागर में है, लेकिन जो जावा है, जावा आपने देखा हो, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये जितने भी द्वीप हैं कहाँ पे स्थित हैं? आपके हिंद महासागर में। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। बैफिन, क्यूबा, हिस्पानियोला कहाँ पे हैं? आपके अटलांटिक महासागर में, लेकिन जावा, सुमात्रा, बोर्नियो जो भी हैं आपके कहाँ पे हैं? हिंद महासागर में। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, इसमें समतलीय आकृतियां दी हुई हैं और इधर महासागर दिए हुए हैं, यानी कि ये आकृतियां या ये जो स्थलाकृतियां हैं आपके किस महासागर में स्थित हैं? तो देखो, सोकोत्रा चैगोस रिज, सोकोत्रा चैगोस जो कटक है ये आपके हिंद महासागर में है। सोकोत्रा चैगोस जो कटक है आपका हिंद महासागर में है। स्विट्सबर्गेन रिज जो है आपका ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। स्विट्सबर्गेन जो है आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। और मिड अटलांटिक रिज आपकी अटलांटिक में है ही, और कोकोस आपका प्रशांत महासागर में है ही। तो इसका आंसर होगा, देखो, 2 1 3 4, 2 1 3 4 है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि सोकोत्र चैगोस जो रिज है वो आपका हिंद महासागर में है, स्विट्सबर्गेन जो रिज है आपका आर्कटिक महासागर में है, और मिड अटलांटिक रिज जो है आपकी मध्य अटलांटिक कटक जो है आपका अटलांटिक महासागर में है, और कोकोस कटक जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो नीचे दिए हुए उत्तर का चयन कीजिए। ये यहाँ पे देखो महासागरीय खाई दी हुई है और उनकी गहराई दी हुई है। महासागरीय खाई और उनकी गहराई दी हुई है। पहला है टोंगा। देखो, टोंगा जो गर्त है इसकी गहराई है 10,880 मीटर। ये मीटर में है इनकी गहराई, ठीक है, मीटर। तो टोंगा जो गर्त है ये है आपका 10,880 मीटर का, 10,880 मीटर का। फिर उसके बाद देखते हैं क्यूराइल या कमचटका है, क्यूराइल या कमचटका है आपका 10,500 मीटर का। और फिलीपींस जो है ये है आपका 10,540 मीटर का। और रोमांसिक अर्थ की यदि बात करें ये है 7,780 मीटर का। यानी कि इसका आंसर होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी। ठीक है, इनकी कुछ गहराइयाँ दी हुई हैं, कुछ की गहराई आपको याद रखनी है। जैसे कि चैलेंजर गर्त की मैंने आपको बताई कितनी थी, 11,000
33 मीटर चैलेंजर गर्त की गहराई है। उसके बाद आता है आपका टोंगा, टोंगा की 10,880 मीटर है। उसके बाद आता है क्यूरेल या कमचटका, क्यूरेल या कमचटका की है 10,500। फिलीपींस की है आपकी 10,540 और रोमान से गर्त की गहराई है आपकी 7,760 मीटर। तो ये ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। मध्य अटलांटिक कटक निर्माण की प्रक्रिया लाक्षणिक उदाहरण है। मध्य अटलांटिक कटक की जो निर्माण की प्रक्रिया है, इसके लाक्षणिक उदाहरण क्या हैं, यानी कि इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। मध्य अटलांटिक कटक की यदि बात करें, देखो इस प्रकार है, देखो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, ये आपका यूके है। और मध्य अटलांटिक कटक की यदि बात करें तो इस प्रकार से ये कटक आपका फैला हुआ है। इस प्रकार से आपका ये मध्य अटलांटिक कटक फैला हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये तो नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, ये साउथ अमेरिका प्लेट है, इधर यूरोपियन प्लेट है और अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, इन चारों प्लेटों में अपसरण हो रहा है। मैंने आपको प्लेटों की 3 प्रकार की गतियां बताई थी, अभिसरण गति और अपसरण गति। अभिसरण गति में तो क्या होता है, प्लेटें आमने सामने गति करती हैं। अपसरण प्लेट में क्या होता है, प्लेटें आमने सामने गति करती हैं। और अपसरण में क्या, अभिसरण में तो आमने सामने गति, अपसरण में क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। जैसे देखो ये कोई प्लेट है, ये यदि आमने सामने गति कर रही है तो ये तो कहलाएगा अभिसरण। इसी प्रकार ये दो प्लेटें हैं और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तो ये कहलाता है अपसरण। और यदि ना आमने सामने गति कर रही हो ना विपरीत दिशा में कर रही हो, घर्षण यानी कि घर्षण करते हुए साइड से यदि निकल रही हैं, तो उनको कहते हैं अपन रक्षित गति। तो अभिसरण और अपसरण के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। आमने सामने गति कर रही हो तो अभिसरण, और विपरीत दिशा में गति कर रही हो तो अपसरण कहते हैं। यहाँ पे जो ये चारों प्लेटें हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, ये प्लेटें आपस में अपसरण गति कर रही हैं, यानी कि इनका फैलाव हो रहा है, अटलांटिक महासागर का फैलाव हो रहा है, यानी कि ये आपस में दूर जा रही हैं। और इसी कारण यहाँ पर नीचे से गर्म तपत्या मैग्मा बाहर आ रहा है और यहाँ पे इस कटक का निर्माण हो रहा है। तो ये है। अब आगे देखते हैं इनके ऑप्शन में।
तो अभिसरण गति का कारण है क्या ये? नहीं। किस प्रकार की गति का है? अपसरण का कारण है। कटान का? जी नहीं। और सागर नितल निविस्तरण का? तो सागर नितल का विस्तरण तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कटक का निर्माण हुआ है ये किससे हो रहा है? इसका प्रसार समुद्र तली का प्रसार ही हो रहा है, यानी कि अटलांटिक जो समुद्र तल है उसका प्रसार हो रहा है, क्योंकि ये प्लेटें कैसी गति कर रही हैं? अपसरण गति आपस में कर रही हैं। तो इसका ऑप्शन बी यानी 2 और 4 सही होगा। 2 और 4 है आपका ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है? चैलेंजर ओबार। तो देखो, चैलेंजर ओबार के बारे में मैंने आपको बताया था कि मध्य अटलांटिक कटक के भूमध्य रेखा के ऊपरी वाले भाग को कहते हैं अपन डॉल्फिन ओबार, और नीचे वाले भाग को अपन कहते हैं चैलेंजर ओबार। तो डॉल्फिन ओबार भी इसका पार्ट है और चैलेंजर ओबार भी इसका पार्ट है। अटलांटिक कटक का उत्तरी पार्ट क्या कहलाता है? डॉल्फिन ओबार। दक्षिणी पार्ट क्या कहलाता है? चैलेंजर ओबार। फिर है कॉर्गुलेन गॉल्सवर्ग। कॉर्गुलेन गॉल्सवर्ग की यदि बात करें तो ये हिंद महासागर का कटक है। हिंद महासागर का कटक है। और विवेल थॉम्सन की यदि बात करें तो विवेल थॉम्सन कटक किसका पार्ट है? मध्य अटलांटिक कटक का ही पार्ट है। तो चैलेंजर ओबार हो गया, डॉल्फिन ओबार हो गया, और विवेल थॉम्सन ओबार भी किसका पार्ट है? मध्य अटलांटिक कटक का। लेकिन कार्गुलेन गॉल्सवर्ग जो है ये किसका है? मध्य अटलांटिक कटक का पार्ट है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, मध्य अटलांटिक रिज किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है? मध्य अटलांटिक रिज किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है? देखो बलन का मैंने आपको बताया कि आंतरिक शक्तियों के कारण जब स्थल भाग में बलन पड़ जाते हैं, यानी कि अपनति और अवनतियों का निर्माण हो जाता है, उसे तो कहते हैं अपन बलन। ठीक है। ब्रंसन की यदि बात करें, एक स्थल भाग के आसपास के क्षेत्र स्थल ऊपर उठ जाए या एक भाग नीचे चला जाए, इस प्रकार से जो ब्रंसन या दरार घाटियों का निर्माण होता है उसे अपन कहते हैं ब्रंसन। मलबा एकत्रित होना एक अनक्षादन की प्रक्रिया है जिसमें अपर्दन और अपक्षरण होता है, और उससे मलबा के जमने से बनता है आपका विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। प्लेट विस्थापन की यदि बात करें अभी आप में लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इधर यूरोपियन प्लेट और आपकी अफ्रीकन प्लेट, ये आपस में अपसरण गति कर रही है। यानी प्लेट विस्थापन की हमने बात की थी कि प्लेट विस्थापन इनके द्वारा हो रहा है, और यदि प्लेट विस्थापन हो रहा है तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्लेट विस्थापन की क्रिया से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्लेट विस्थापन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? मध्य अटलांटिक कटक का। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा, देखो डेटम एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, डेटम रेखा ऐसी काल्पनिक रेखा, ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके द्वारा समुद्र तल की समुद्र तल की औसत ऊंचाई और औसत गहराई को मापा जाता है। ठीक है। डेटम रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा समुद्र तल की औसत ऊंचाई और औसत गहराई का मापन किया जाता है, वो कहलाती है आपकी डेटम रेखा। तो क्या है? तट रेखा से संबंधित है क्या? समोच्च रेखा से संबंधित है क्या? औसत समुद्र तल से संबंधित है क्या? दो देशों की सीमा से संबंधित है क्या? तो देखो, ये औसत समुद्र तल से संबंधित है, ना कि तट रेखा से संबंधित है, ना समोच्च रेखा से, और ना ही दो देशों की रेखा से संबंधित है। औसत समुद्र तल से संबंधित है, जिसको अपन कहते हैं डेटम रेखा। और डेटम रेखा होती क्या है? ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके द्वारा समुद्र तल की औसत ऊंचाई और औसत गहराई का मापन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
देखो दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत पर है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग। देखो मैंने लास्ट क्लास में ये चीज बताई है, एक बार और बता देता हूं। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के 40% भाग पर जल और 60% भाग पर स्थल भाग है। ठीक है, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध के 81% भाग पर, 81% भाग पर जल और 19% भाग पर स्थल भाग है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें तो 40% भाग पर जल और 60% भाग पर स्थल भाग स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध की यदि बात करें 81% भाग पर जल और 19% भाग पर स्थल भाग स्थित है। अब देखते हैं आपके ऑप्शन में कौन सा है 81%। देखो ये आपका प्रतिशत है यहाँ पे। ऑप्शन डी 81%। दक्षिणी गोलार्ध के जलीय भाग की बात कर रहा है तो कितना है 81%। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, हमको ये देखना है। मैरियाना ट्रेंच है आपका प्रशांत महासागर में ही है, रोमान से आपका अंध महासागर में ही है, सुंडा आपका हिंद महासागर में ही है, लेकिन एलुसियन जो है, एलुसियन आपका हिंद महासागर में नहीं है, कौन से में है प्रशांत महासागर में है। ठीक है, मैरियाना आपका प्रशांत महासागर में है, रोमान से आपका हिंद महासागर में है, सुंडा आपका हिंद महासागर में है, लेकिन एलुसिन आपका हिंद महासागर में नहीं है, किसमें है प्रशांत महासागर में है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। एलुसिन कहां पे है प्रशांत महासागर में। अगला है केमान, प्योर्टो रिको और साउथ सैंडविच खाई कहां पे स्थित है। केमान, प्योर्टो रिको और साउथ सैंडविच, साउथ सैंडविच ये आपकी अटलांटिक महासागर में है। किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर का मतलब है ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल है। देखो महाद्वीपीय मग्न तट की यदि बात करें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट आपके पाए जाते हैं 1 डिग्री से 3 डिग्री ढाल होता है इनका, 1 डिग्री से 3 डिग्री ढाल होता है किसका महाद्वीपीय मग्न तट का। और महाद्वीपीय मग्न ढालों की यदि बात करें तो महाद्वीपीय मग्न ढाल का कितना होता है 4 डिग्री से अधिक, औसत 4 डिग्री लिख सकते हैं अपन, 1 डिग्री से 3 डिग्री और 4 डिग्री से अधिक, औसत कितना लिख सकते हैं हम 4 डिग्री। क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल या कोण है, तो वो है आपका कौन सा 4 डिग्री। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। 4 डिग्री
के मिलते हैं आपके महाद्वीपीय मग्न ढाल। और महाद्वीपीय मग्न तटों की यदि बात करें तो 1 डिग्री से 3 डिग्री इनका ढाल होता है या कोण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान महासागर ने अपनी वर्तमान सतह प्राप्त की? कुछ भूवैज्ञानिक अवधि यानी कि एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल कौन सा इनमें से है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो पार्ट है इनमें से किस कौन से में आपको आपके जो महासागर हैं अपनी वर्तमान सतह में आए हैं या प्रकृति में आए हैं? होलोसीन, मायोसीन, जुरासिक और कैम्ब्रियन। देखो होलोसीन जो काल है, होलोसीन काल में ये महासागर आपकी वर्तमान सतह प्राप्त की है। होलोसीन का मतलब है एक, देखो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसके बारे में अपन एक क्लास लेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। इसमें क्या है, हमने एक टाइम में बांटा है पृथ्वी के जितने भी काल बीते हैं पुराने, या पृथ्वी के निर्माण से लेकर और आज तक हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के द्वारा इनको अलग अलग पार्टों में बांटा है, जिसमें अपन युग आते हैं और आपके ईओन, एरा, ये इस प्रकार से इसको हम बांटते हैं। और उसमें से आपको हेलोसिन जो काल है उसमें हमने माना है कि महासागर कि अपनी वर्तमान स्थिति कब प्राप्त हुई? होलोसीन में। होलोसीन काल की यदि बात करें लगभग 66.7 करोड़ वर्ष से आज तक का जो काल है, आज तक का जो काल है वो कहलाता है आपका होलोसीन काल। ठीक है, 66.7 करोड़ वर्ष से आज तक का जो काल है कहलाता है होलोसीन। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में महासागर का कौन सा क्रम सही है? देखो उनके क्षेत्रफल के हिसाब से, तो पहला है क्षेत्रफल के हिसाब से प्रशांत, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है हिंद, चौथा है आर्कटिक। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये इनका क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है। यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है आपका प्रशांत महासागर, उसके बाद है आपका अटलांटिक महासागर, उसके बाद है आपका हिंद महासागर और उसके बाद है आर्कटिक महासागर। तो हमें बढ़ते हुए क्रम के अनुसार पूछा है, बढ़ते हुए क्रम यानी कि कम से ज़्यादा की ओर। तो सबसे कम कौन सा है आपका? आर्कटिक महासागर, उसके बाद है आपका हिंद महासागर, उसके बाद है अटलांटिक, फिर आता है प्रशांत जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है। तो ऑप्शन बी में दे रखा है आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला कौन सा है? प्रशांत है, फिर उसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर आर्कटिक है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। तो ये चार क्षेत्रफल के अनुसार हैं। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, समगंभीरता रेखाओं की सहायता से, समगंभीरता रेखाओं की सहायता से निम्नांकित में क्या दर्शाया जाता है? समगंभीरता, देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि महासागरीय जल की जो गहराई हैं उन गहराइयों को, समान गहराइयों वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं आपकी समगंभीरता रेखाएं। यानी कि महासागर में समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अपन कहते हैं समगंभीरता रेखा। महासागर के समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समगंभीरता रेखा कहलाती हैं।
ठीक है। समगंभीर तरेखा कौन सी होती हैं? महासागर की समान गहराई वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखाएं समगंभीर तरेखाएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, समुद्री जल की लवणता को मापने वाली नहीं है, महासागरीय जल की गहराई को मापने वाली, महासागरीय कटकों की ऊंचाई और लहर का आयाम। तो ऑप्शन बी है आपका, महासागरीय जल की गहराई को मापने वाली रेखाएं कहलाती हैं समगंभीरता रेखाएं। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, महासागर और समुद्र की गहराइयां दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं। महासागर और समुद्री गहराइयां दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? देखो, मानव जाति मानचित्र, पर्वतीय मानचित्र, अनुगंभीर मानचित्र और भूवैज्ञानिक मानचित्र। तो ये होते हैं आपके अनुगंभीर मानचित्र। अनुगंभीर मानचित्र जो कि महासागर या समुद्रों की गहराइयों को दर्शाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो कहलाते हैं अनुगंभीर मानचित्र। ऑप्शन सी आपका होगा राइट आंसर। अगला है, सारगैसो समुद्र निम्नलिखित महासागरों में से किस में पूर्ण विकसित है? सारगैसो समुद्र, देखो अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में जो जलधाराओं द्वारा, अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में जलधाराओं द्वारा एक सर्कल बनता है जिसको अपन कहते हैं सारगैसो सागर। इस सारगैसो सागर में क्या है कि एक सारगैसो नाम की घास कह सकते हैं, सारगैसो नाम की एक घास पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को अपन कहते हैं सारगैसो सागर। देखते हैं, सारगैसो समुद्र निम्नलिखित महासागरों में किस में पूर्ण विकसित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में है क्या? नहीं है। दक्षिणी प्रशांत में है क्या? नहीं है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसका विकास होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसका विकास होता है, जो कि सारगैसो नामक एक यहाँ पे घास पाई जाती है, उस घास के कारण ही इसका नाम अपन ने रखा है सारगैसो सागर। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, एल्यूसियन खाई स्थित है। एल्यूसियन खाई स्थित है। जैसा कि मैंने आपको महासागरीय गर्तों के बारे में बताया है, अब तक 57 गर्तों की खोज हुई है। 57 गर्तों की खोज हुई है, जिसमें से 32 हैं आपके प्रशांत महासागर में, 19 हैं आपके अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में है आपके 7 गर्त। कुल 32 गर्तों की खोज हुई है, सॉरी 57, कुल 57 गर्तों की खोज हुई है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 हैं आपके अटलांटिक में और 6 हैं आपके हिंद में। अब देखो, आपकी एल्यूसियन खाई की ये बात कर रहा है, तो एल्यूसियन खाई कहाँ पे है आपकी? पूर्वी हिंद महासागर में है क्या? दक्षिणी प्रशांत में है क्या? उत्तरी प्रशांत में है क्या? और पश्चिमी हिंद महासागर में है क्या? तो ये आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर में है आपके एल्यूसियन खाई। एल्यूसियन द्वीप समूह आपको आपने देखा होगा एटलस के मानचित्र में, तो एल्यूसियन द्वीप समूह के आसपास ये है आपकी एल्यूसियन खाई, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर का पार्ट है। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से एक गलत दिया हुआ है, वो आपका कौन सा है? पहला है एल्यूसियन गर्त। एल्यूसियन गर्त हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा है, तो एल्यूसियन गर्त है आपका प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत में। एल्यूसियन गर्त उत्तरी प्रशांत में है, ये सही है, यानी कि गलत नहीं है। टोंगा गर्त टोंगा गर्त है आपका दक्षिणी प्रशांत में है।
प्यूर्टो रिको है आपका दक्षिणी अटलांटिक में है, और सुंडा आपका हिंद महासागर में। प्यूर्टो रिको है ये दक्षिणी नहीं उत्तरी अटलांटिक का पार्ट है। प्यूर्टो रिको आपका दक्षिणी अटलांटिक यानी किसका, उत्तरी अटलांटिक का पार्ट है। तो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। एल्यूसियन गर्त कहाँ पे है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त आपका कहाँ है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। प्यूर्टो रिको आपका कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और सुंडा गर्त आपका क्या है, कहाँ है, हिंद महासागर में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की आपकी समुद्रीय नितल के उच्चावच यानी समुद्री तल के उच्चावच हैं। हमने 4 प्रकार के उच्चावच देखे, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। ठीक है, तो इसके बाद अपन ज्वार भाटा की क्लास देखेंगे और जो भी समुद्र विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, और यदि आप इन जो आपके क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं इनकी पीपीटी या पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा पोर्टल, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।